कल हमने कंपनी लॉ में एक टॉपिक स्टार्ट किया था डोरमेंट कंपनी का, सेक्शन 455। हमने इस डोरमेंट कंपनी की मीनिंग और डेफिनेशन की थी। कोई भी कंपनी अगर रजिस्टर्ड होती है तो उसका दो स्टेटस होता है, एक एक्टिव स्टेटस और एक होता है डोरमेंट स्टेटस। एक्टिव स्टेटस ये शो करता है कि कंपनी फंक्शनिंग कर रही है, मतलब बिजनेस कर रही है, काम कर रही है। और डोरमेंट कंपनी का स्टेटस ये इंडिकेट करता है कि कंपनी में प्रेजेंटली कोई बिजनेस नहीं हो रहा है, कंपनी आइडियल बैठी हुई है, अभी उसमें कोई काम धंधा नहीं है, अभी ये शो करता है डोरमेंट स्टेटस। तो अगर कोई कंपनी आज रजिस्टर हो जाती है, मान लीजिए 2025 में, लेकिन इनके जो प्रमोटर लोग हैं जिन्होंने ये कंपनी बनाई है, उनको लग रहा है कि हमारा जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है वो 2 साल बाद चालू होगी, यानी हमारा बिजनेस 2027 से चालू होगा। तो कंपनी इन 2 सालों के लिए अपना स्टेटस डोरमेंट करवा सकती है। इसके लिए उसको आरओसी को एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा, रजिस्ट्रार को, कि हमारा स्टेटस आप डोरमेंट कर दीजिए। और अगर आप डोरमेंट स्टेटस में चले जाते हैं तो आप पर लेसर लीगल कंप्लायंस एप्लीकेबल होंगे, मतलब आपको कम लीगल कंप्लायंस करने होंगे लॉ के, आपको कम कॉस्ट लगेगी। ये सब कुछ एडवांटेज है डोरमेंट स्टेटस का। सबसे पहले अगर हमें डोरमेंट कंपनी के लिए क्वालिफाई करना है तो हमको ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी होगी। डेफिनेशन जो डोरमेंट कंपनी की कल हमने की थी, पहला कि डोरमेंट कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो इनकॉर्पोरेट होती है अंडर दिस एक्ट, यानी कि इस एक्ट में उसने रजिस्ट्रेशन ले लिया है और इसका ऑब्जेक्ट है फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए, मतलब फ्यूचर में बिजनेस करेगी वो, या फिर उसने आज केवल एसेट एक्वायर कर लिया है, एसेट मतलब लैंड, बिल्डिंग, मशीन, बट उसका यूज नहीं कर रही है, बस एसेट होल्ड करके रखी है, या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होल्ड करके रखी है। इंटेलेक्चुअल मतलब इंटेंजिबल एसेट, लाइक पेटेंट्स हो गया, कॉपीराइट हो गई, ये सब चीज। एंड अब एंड वर्ड आ रहा है, यानी ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड, अभी तक और वर्ड थे ये सब। एंड कंपनी में कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं होने चाहिए, नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन इन द कंपनी। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वो कंपनी को डोरमेंट कंपनी मान लिया जाएगा। और दूसरी डेफिनेशन दी गई, एन इनएक्टिव कंपनी में आल्सो ट्रीट एज ए डोरमेंट कंपनी, इनएक्टिव कंपनी। अब इनएक्टिव कंपनी किसको बोलेंगे, तो उसकी मीनिंग दी गई है कि एक ऐसी कंपनी जिसमें कोई बिजनेस नहीं हो रहा है प्रेजेंटली, नो बिजनेस, या फिर ऐसी कंपनी जिसमें नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द लास्ट 2 ईयर, 2 फाइनेंशियल ईयर हो गए, कंपनी में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रहे हैं सिग्निफिकेंट, या फिर कंपनी में 2 फाइनेंशियल ईयर हो गए, कंपनी 2 डॉक्यूमेंट फाइल नहीं कर रही है आरओसी को, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न, ये कंपनी फाइल नहीं कर रही है आरओसी को पिछले 2 सालों से, तो अब ये कंपनी इनएक्टिव मानी जाएगी और इनएक्टिव कंपनी अब डोरमेंट स्टेटस ले सकती है। अब अगर आपको डोरमेंट स्टेटस लेना है तो सबसे पहले आपको एक फॉर्मेलिटी करनी होगी, जनरल मीटिंग में एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होगा। कल मैंने आपको इसकी मीनिंग भी बता दी थी, फर्स्ट क्लास में बता दी थी कि कंपनी में जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो शेयर होल्डर जनरल मीटिंग में डिसीजन लेते हैं और उसके लिए वो 2 टाइप के रिजोल्यूशन पास करते हैं। एक का नाम होता है ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन और दूसरे का नाम होता है स्पेशल रिजोल्यूशन।
ऑर्डिनरी का मतलब होता है वोट इन फेवर एक्सीड होने चाहिए अगेंस्ट से। अगर फेवर में वोट 10 हैं तो अगेंस्ट में इससे कम होना चाहिए 9। अगर अगेंस्ट में वोट 15 है तो फेवर में कम से कम 16 होने चाहिए। तो ये माना जाएगा कि ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास हो गया है। और स्पेशल रिजोल्यूशन के लिए बोला गया कि 3 टाइम्स होना चाहिए फेवर में। मतलब अगर अगेंस्ट में वोट 10 है तो फेवर में कम से कम 30 वोट होने चाहिए, 30 वोट। तो ये माना जाएगा कि एसआर पास हो गया। अगर परसेंटेज टर्म में बोले तो 75% वोट फेवर में होने चाहिए। और ओआर के लिए मोर देन 50% वोट किसमें होने चाहिए, बोलिए फेवर। तो हमको एसआर पास करना होगा जनरल मीटिंग में। और अगर हम जनरल मीटिंग नहीं रख पा रहे हैं, मान लो शेयर होल्डर बोल रहे हैं नहीं भैया हम लोग मीटिंग में तो नहीं आ पाएंगे, तो कंपनी दूसरा ऑप्शन है कि शेयर होल्डर से घर में बैठे रिटर्न कंसेंट ले ले, 3/4 वैल्यू ऑफ शेयर होल्डर की उनसे परमिशन ले ले, एक लेटर सबको भेजे शेयर होल्डर को, और शेयर होल्डर अपने घर बैठे अपनी कंसेंट दे देंगे कि हम एग्री हैं डोरमेंट में जाने के लिए। 3/4 वैल्यू ऑफ शेयर होल्डर से रिटर्न कंसेंट ले लो, अगर आप जनरल मीटिंग नहीं रख पा रहे हो तो। और उसके बाद अब कंपनी 8 कंडीशन कल मैंने आपको सिखाई थी कल की क्लास में, ये 8 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, उसके बाद ही आप डोरमेंट स्टेटस में जाने के लिए एलिजिबल रहेंगे। पहली कंडीशन थी कंपनी के शेयर लिस्टेड नहीं होने चाहिए। शेयर आर नॉट लिस्टेड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, यानी स्टॉक एक्सचेंज में शेयर लिस्टेड नहीं होने चाहिए, यानी कंपनी अनलिस्टेड होनी चाहिए। दूसरा, कंपनी का कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए वर्कमैन ड्यू, मतलब वर्कर लोगों की सैलरी पे करने में नो डिफॉल्ट, कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। कंपनी में कोई भी आउटस्टैंडिंग स्टैट्यूटरी ड्यूज नहीं होने चाहिए, मतलब टैक्सेस ड्यूटी टैक्सेस की कोई लायबिलिटी नहीं होनी चाहिए। नो आउटस्टैंडिंग स्टैट्यूटरी ड्यूज पेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, यानी कि कोई भी ड्यूज नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट को, लाइक टैक्स हो गया ये सब। कंपनी में कोई भी इंस्पेक्शन नहीं होना चाहिए पेंडिंग, इंस्पेक्शन, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन ये पेंडिंग नहीं होना चाहिए। कंपनी में कोई प्रोसिक्यूशन पेंडिंग नहीं होना चाहिए, नो प्रोसिक्यूशन, मतलब कोर्ट में कोई केस नहीं चल रहा हो कंपनी के अगेंस्ट में। कंपनी में कोई भी लोन आउटस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए, कंपनी ने कहीं से लोन लेके नहीं रखा है, चाहे वो सिक्योर्ड लोन हो चाहे अनसिक्योर्ड लोन हो। लेकिन अगर ये वाला लोन है अनसिक्योर्ड, बिना सिक्योरिटी के लोन लिया गया है, तो इस केस में कंपनी लेंडर से परमिशन लेकर अप्लाई कर सकती है। कंपनी में कोई भी आउटस्टैंडिंग पब्लिक डिपॉजिट नहीं होना चाहिए, पब्लिक से लोन, कंपनी ने पब्लिक से कोई लोन लेके नहीं रखा है। और लास्ट, कंपनी में कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए ऑनरशिप और मैनेजमेंट में, यानी कि डायरेक्टर लोगों के बीच में और ऑनरशिप यानी शेयर होल्डर के बीच में कोई झगड़े वगड़े नहीं होने चाहिए। अगर ये सब कंडीशन फुलफिल होती है तो कंपनी एलिजिबल रहेगी डोरमेंट स्टेटस में अप्लाई करने के। अब एप्लीकेशन हम कौन से फॉर्म में देंगे, तो MSc 1 में एप्लीकेशन देंगे ROC को। ROC अगर सेटिस्फाई हो जाती है हमें MSc 2 में सर्टिफिकेट दे देगी डोरमेंट का। अब आप आज से डोरमेंट माने जाओगे, सर्टिफिकेट ऑफ डोरमेंट। हर डोरमेंट कंपनी को साल में एक एनुअल रिटर्न फाइल करना है ROC को, अपने डोरमेंट स्टेटस के बारे में हर साल फाइल करना है ये रिटर्न डोरमेंट कंपनी को इस फॉर्म में। अब हम अगर वापस एक्टिव में जाना चाहते हैं तो MSc 4 में अप्लाई करेंगे और एक्टिव का सर्टिफिकेट हमें मिल जाएगा MSc 5। तो ये 4-5 फॉर्म आपको याद रखने हैं, MSc 1, 2, 3, 4 एंड 5। यहां तक अपन कल कर चुके थे पूरी चीजें। अब आज अपन कुछ नई चीजें सीखते हैं।
वैसे ये टॉपिक लगभग खत्म है, बट इसमें अब अपने को कुछ एक्स्ट्रा चीजें बस नॉलेज के लिए ध्यान रखनी है। जैसे एक क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, इधर सामने देखिएगा सब लोग। अब व्हाट आर द कंप्लायंस रिक्वायरमेंट बाय डोरमेंट कंपनी, मतलब अगर आप डोरमेंट स्टेटस में आ जाते हैं तो अब आपको क्या क्या कंप्लायंस करने होंगे, लीगल कंप्लायंस। ठीक। तो ब्रॉडली ना लीगल कंप्लायंस मेन 3-4 दिए गए हैं। पहला लीगल कंप्लायंस ये है कि डोरमेंट कंपनी को साल में मिनिमम 2 मीटिंग रखनी जरूरी है, बोर्ड मीटिंग, डायरेक्टर लोगों की मीटिंग, मिनिमम 2 बोर्ड मीटिंग, और 2 मीटिंग के बीच में गैप जो है वो 90 डेज का होना जरूरी है। मतलब मिनिमम 90 डेज का आपको गैप रखना है 2 मीटिंग में। ये पहली लीगल कंप्लायंस करनी आपको कि साल में 2 मीटिंग बुलाना ही बुलाना है, कंपलसरी है। गवर्नमेंट कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर आपको रखने पड़ेंगे बोर्ड में, मिनिमम डायरेक्टर्स। मिनिमम डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए, तो अगर गवर्नमेंट कंपनी ओपीसी है तो 1 डायरेक्टर मिनिमम होना चाहिए, अगर गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम 2 होने चाहिए, और अगर गवर्नमेंट पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम 3 डायरेक्टर बोर्ड में होने चाहिए। तो इतने डायरेक्टर आपको बोर्ड में रखने होंगे, डिपेंड करता है कि वो कौन सी कंपनी है। ये एक लीगल कंप्लायंस करना है। तीसरा लीगल कंप्लायंस, गवर्नमेंट कंपनी को साल भर में एक एनुअल रिटर्न फाइल करना है, एनुअल रिटर्न टू आरओसी के पास, इन फॉर्म नंबर एमएससी 3 में। ये रिटर्न आपको फाइल करना है विद इन 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर एंड होने के 30 दिन के अंदर, मतलब 30 अप्रैल तक ये रिटर्न आपको फाइल करना है आरओसी के पास। ये तीसरी लीगल कंप्लायंस है। और फोर्थ लीगल कंप्लायंस ये है कि गवर्नमेंट कंपनी, सुनिए, जब भी अलॉटमेंट करेगी, क्योंकि अलॉटमेंट कर सकती है शेयर्स का, डायरेक्टर चेंज करेगी, मान लो पुराने डायरेक्टर की जगह नया डायरेक्टर अपॉइंट कर रही है, तो कंपनी को इसके रिटर्न फाइल करने होंगे आरओसी के पास। जब भी अलॉटमेंट होता है ना, तो कंपनी को अलॉटमेंट का एक रिटर्न फाइल करना होता है आरओसी के पास, फॉर्म नंबर पीएस 3 में। जब भी चेंज होते हैं ना डायरेक्टर, तो एक रिटर्न फाइल करना होता है डीआईआर 12 में। तो ये फॉर्मेलिटी आपको करनी होगी तब जब आप अलॉटमेंट करोगे, जब आप डायरेक्टर चेंज करोगे, तो आपको ये रिटर्न भी फाइल करने पड़ेंगे। तो ये कुछ मिनिमम कंप्लायंसेस है जो गवर्नमेंट कंपनी को करने होंगे। आइए मैं आपको बुक से रीड करवा रहा हूं। मिनिमम कंप्लायंस इधर सामने देखिए, सब बुक में सब मिलेगा, लिखने की जरूरत है नहीं, बस आपको थोड़ा सा याद रखना है। ए गवर्नमेंट कंपनी शैल बी रिक्वायर्ड टू एंश्योर फॉलोइंग कंप्लायंस। अब आप लोग को बोलना है, मैं पूरा समझा चुका हूं। पहला कंप्लायंस क्या है, बोलिए। ए गवर्नमेंट कंपनी शैल हैव मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब रखने पड़ेंगे डायरेक्टर्स मिनिमम। कितने डायरेक्टर रखने होंगे, अगर एक गवर्नमेंट कंपनी जो है वो मिनिमम डायरेक्टर रखेगी 3, अगर वो गवर्नमेंट कंपनी कौन सी है, 2 डायरेक्टर रखेगी अगर वो गवर्नमेंट कंपनी है, और 1 डायरेक्टर रखेगी इन केस ऑफ 1 पर्सन कंपनी। ये पहला कंप्लायंस। उसके बाद सेकेंड कंप्लायंस, बोलो।
ये हो गया सेकेंड रिक्वायरमेंट। मतलब आपको साल भर में एक रिटर्न फाइल करना है, एनुअल रिटर्न। कौन से फॉर्म में याद रखना? MSC 3। अच्छा, उस MSC 3 में क्या लिखा रहेगा अंदर फॉर्म के अंदर? उसमें ये रहेगा इंडिकेटिंग द फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब कंपनी की कितनी एसेट है, कितनी लायबिलिटी है। और वो फाइनेंशियल पोजीशन ड्यूली ऑडिट होगी किसके द्वारा? बोलिए, सीए इन प्रैक्टिस के द्वारा। और ये रिटर्न कब तक फाइल करना है? विद इन पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल। ये दूसरी रिक्वायरमेंट हो गई। तीसरी रिक्वायरमेंट पढ़ना चालू करिए। मतलब आपको एक मीटिंग रखनी है ईच हाफ कैलेंडर ईयर में, यानी हर 6 महीने में एक मीटिंग। मतलब साल भर में कितनी मीटिंग रखनी है? 2। और 2 मीटिंग के बीच में जो गैप है वो मिनिमम कितने दिन का होना चाहिए? बोलिए, 90 डे। ये तीसरी कंप्लायंस हो गई हमारी। और फोर्थ कंप्लायंस, अच्छा सुनो, एग्जाम में ये मत लिखना कि साल में 2 मीटिंग रखनी है। एग्जाम में क्या लिखोगे बेटा? ईच हाफ कैलेंडर ईयर में एक मीटिंग। क्या बोलोगे? ईच हाफ कैलेंडर ईयर में एक मीटिंग। मतलब जनवरी से लेकर जून के बीच में एक मीटिंग और जुलाई से लेकर दिसंबर के बीच में एक मीटिंग। लास्ट कंप्लायंस, तो बोलो सभी लोग। कंपनी सेल कंटिन्यू टू फाइल द रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट और चेंज इन डायरेक्टर इन द मैनर एंड विद इन द टाइम स्पेसिफाई इन द एक्ट। कब? वेनेवर कंपनी क्या करेगी? बोलिए, अलॉट। और जब भी कंपनी क्या करेगी? चेंज इन द डायरेक्टर, तो उसका एक रिटर्न फाइल करना है। तो ये 4 हमारे मिनिमम लीगल कंप्लायंस है जो हर डोरमेंट कंपनी को करने जरूरी है। तो 4 लीगल कंप्लायंस के 4 हेडिंग याद रखना। पहला हेडिंग याद रखना कि डोरमेंट कंपनी को मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर मेंटेन करना। दूसरा, डोरमेंट कंपनी को हर साल क्या फाइल करना है? बोलो, एनुअल रिटर्न। तीसरा, डोरमेंट कंपनी को हर साल ईच हाफ ईयर में एक मीटिंग रखनी। और फोर्थ, डोरमेंट कंपनी जब भी ये करेगी, अलॉटमेंट करेगी और चेंज ऑफ डायरेक्टर करेगी, तो उसका रिटर्न फाइल करना है। ये 4 लीगल कंप्लायंस करने। अब अपने को ना कुछ बेनिफिट पढ़ने हैं। कल मैंने इसको थोड़ा सा बताया था आपको। और एग्जम्पशन मतलब छूट बेटा, रिलीफ। आप डोरमेंट कंपनी में रहोगे ना तो आपको कुछ बेनिफिट मिलेंगे। कुछ क्या मिलेगी? बोलिए, एग्जम्पशन। ठीक, तो क्या क्या एग्जम्पशन मिलेगी, क्या क्या बेनिफिट? कम से कम 5 अपने को याद रखने। जैसे हमारी बुक में टोटल 8 दिए हैं, तो मिनिमम हमको 5 रिलीफ याद रखने। देखो, पहला रिलीफ क्या है आप खुद बता दोगे। देखो, अगर नॉर्मल कंपनी है ना, एक्टिव कंपनी, तो उसे हर कैलेंडर ईयर में इतनी बोर्ड मीटिंग रखनी पड़ती है। कितनी? लेकिन डोरमेंट कंपनी को हर कैलेंडर ईयर में कितनी मीटिंग रखनी है? बोलो तो ये एक एग्जम्पशन है, बेनिफिट है आपको। आपको मिनिमम 2 ही मीटिंग रखनी है, जबकि नॉर्मल कंपनियों को कितनी बोर्ड मीटिंग रखनी पड़ती है? 4। तो ये पहला आपको बेनिफिट है बेटा, पढ़ो। ये हो गया पहला बेनिफिट। दूसरा, कि हर कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनाती है ना हर साल, जिसमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करती है, प्रॉफिट लॉस प्रिपेयर करती है और एक कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनाती है।
लेकिन डोरमेंट कंपनी को ये बनाने की जरूरत नहीं है कैश फ्लो, तो ये सेकेंड बेनिफिट है। बोलो क्या लिखा हुआ है? डोरमेंट कंपनी इज नॉट रिक्वायर टू इंक्लूड द government company is not required to include the statement of cash flow in its financial statement। मतलब कैश फ्लो इनको बनाने की जरूरत नहीं है। अब ये वाला पॉइंट आप पढ़ के खुद बताओ, डी नंबर। बोलो क्या है? गवर्नमेंट कंपनी को बेटा लोअर क्या लगेंगे बोलिए? स्टेचुटरी कंप्लायंस कॉस्ट, बिकॉज देयर आर फ्यू स्टेचुटरी कंप्लायंस विच आर अप्लीकेबल टू गवर्नमेंट एज कंपेयर टू द एक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, ए गवर्नमेंट कंपनी नीड नॉट होल्ड द एनुअल जनरल मीटिंग इन द एवरी, तो इन पर बहुत लीगल कंप्लायंस कम होते हैं, और लीगल कंप्लायंस कम होंगे तो आपकी क्या कम हो जाएगी बेटा? बोलो कॉस्ट। ये एक बेनिफिट है। फिर फिफ्थ नंबर ये वाला पढ़िए बेटा, कल सिखाया था, ये भी आया आपको कि आप गवर्नमेंट का इंजॉयमेंट कितने साल तक कर सकते हो? याद रखना 5 साल। 5 साल तक आप गवर्नमेंट स्टेटस में रह सकते, उससे अधिक नहीं। अच्छा, ये भी बताया था मैंने जी नंबर की गवर्नमेंट कंपनी को कभी भी क्या नहीं पे करना पड़ेगा? बोलो टैक्स। और लॉजिकली है, टैक्स तब पे करना पड़ेगा जब आपका क्या चलेगा बेटा? बोलो बिजनेस। और अभी तो इसका बिजनेस ही नहीं है, तो इसको अभी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। और लास्ट बेनिफिट ये है कि इट इज इजियर फॉर गवर्नमेंट कंपनी की आप कभी भी री एक्वायर कर सकते हैं। कौन सा स्टेटस बोलिए? एक्टिव स्टेटस। मतलब आप कभी भी इजी वे में कहां जा सकते हैं? बोलिए एक्टिव स्टेटस। तो मैंने आपको 6 बेनिफिट बता दिए हैं, आपको ये 6 एडवांटेज याद रखने। क्या क्या? पहला, बोर्ड मीटिंग केवल 2 ही रखनी है। दूसरा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये इंक्लूड नहीं करना पड़ेगा। तीसरा, ये पे नहीं करना पड़ेगा। दूसरा, फोर्थ, लोअर स्टेचुटरी कंप्लायंस कॉस्ट। और फिफ्थ कि आप कितने साल तक एंजॉय कर सकते हो गवर्नमेंट में? 5 साल। और आप इजी वे में कौन से स्टेटस में जा सकते हो? बोलो एक्टिव। ठीक, तो ये मेरे एडवांटेज हो गए गवर्नमेंट कंपनी। बस अब इस चैप्टर में और कुछ बचा नहीं है, जितनी बातें थी पूरी हो गई। एक दो छोटे कंसेप्ट और हैं, जब बुक मिलेगी तो मैं आपको बुक से ही कवर कराऊंगा उसको, बट मेन ओवरऑल कंसेप्ट हमारे हो चुके हैं। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना बेटा, कंपनी में चाहे कितना भी छोटे से छोटा काम हो और जितने भी बड़े से बड़ा काम हो, मतलब जितने भी छोटे डिसीजन है या बड़े, मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्लास में भी कि कंपनी में जो भी डिसीजन लिए जाते हैं मोस्ट ऑफ द डिसीजन इन लोग लेते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी डिसीजन हैं जो इन लोग लेते हैं शेयर होल्डर जनरल मीटिंग में। अब बेटा ये ध्यान रखना कि अगर लॉ में लिखा है कि ये काम शेयर होल्डर करेंगे, लाइक अभी अपन पढ़े कि गवर्नमेंट स्टेटस में जाना है तो जनरल मीटिंग में क्या पास करना होगा, ऐसा। तो अगर आपको जनरल मीटिंग में एसआर पास करना है
तो इसके लिए आपको क्या बुलानी पड़ेगी बेटा, बोलो, जर्नल मीटिंग। और जर्नल मीटिंग बुलाने का पूरा जिम्मेदारी इनके पास रहती है, किनके पास, बोर्ड। यानी बोर्ड डिसाइड करती है प्लेस क्या रहेगा, टाइम क्या रहेगा, डेट क्या रहेगी जर्नल मीटिंग। तो इसका मतलब यह है कि कोई भी काम स्टार्टिंग ना हमेशा यहीं से स्टार्ट होता है, कहां से बोलो, बोर्ड मीटिंग से। यानी कि सबसे पहले बोर्ड मीटिंग रखी जाती है कंपनी में, और बोर्ड डिसाइड करती है वेन्यू ऑफ जर्नल मीटिंग, डेट ऑफ जर्नल मीटिंग, और नोटिस, हर शेयर होल्डर को नोटिस भेजने का काम बोर्ड करती है, मीटिंग में नोटिस अप्रूव करती है। उसके बाद फिर ना कंपनी जर्नल मीटिंग बुलाती है। तो हर काम स्टार्टिंग, छोटे से छोटा काम हो या बड़े से बड़ा काम हो, स्टार्टिंग पॉइंट कहां से रहेगा, याद रखना, बोर्ड, बोर्ड मीटिंग से। बोर्ड मीटिंग के बिना जर्नल मीटिंग नहीं हो सकती, याद रखना, क्योंकि बोर्ड मीटिंग में ही डिसाइड होता है, बोर्ड डायरेक्टर लोग डिसाइड करते हैं वेन्यू, प्लेस क्या रहेगा मीटिंग का, टाइम क्या रहेगा मीटिंग का, जर्नल मीटिंग का, डेट कब रखी जाएगी मीटिंग, नोटिस ऑफ मीटिंग, ये सब बोर्ड अप्रूव करती है बेटा। उसके बाद फिर जर्नल मीटिंग बुलाई जाती है। इसका मतलब कोई भी काम अगर करना है तो सबसे बेसिक पॉइंट क्या रहेगा, बोलिए, बोर्ड मीटिंग। इसका मतलब यहां पर भी अगर अपन अभी पढ़े ना बेटा कि अगर आपको डोरमेंट स्टेटस में जाना है तो आपको सबसे पहले जर्नल मीटिंग में क्या पास करना पड़ेगा। अभी मैंने आपको फिर से सिखाया था कि आपको क्या पास करना पड़ेगा, बोलो, ऐसा तो डीम्ड है कि अगर एसआर पास करना है ना तो पहले क्या पास करना, पहले पहले कौन सी मीटिंग बुलानी पड़ेगी, बोलो, बोर्ड की मीटिंग। भले ही लॉ में नहीं लिखा है लेकिन प्रिज्यूम है कि अगर आपको जर्नल मीटिंग रखनी है तो कंपलसरी है, पहले क्या रखोगे, बोलो, बोर्ड। तो अगर आपको एक क्वेश्चन आ जाए कि भाई प्रोसीजर बताइए, अगर किसी कंपनी को डोरमेंट स्टेटस में जाना है तो डिटेल प्रोसीजर बताइए, तो प्रोसीजर जो है ना वो यहीं से स्टार्ट होती है। देखो हेडिंग, ये क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, बोलो सभी लोग क्वेश्चन, प्रोसीजर, स्टेटस ऑफ डोरमेंट। अगर मुझे स्टेटस लेना है डोरमेंट कंपनी का तो प्रोसीजर क्या होगी, तो देखो आप लोग बोलना, अब द कंपनी सेल कॉल ए बोर्ड मीटिंग टू फिक्स द डे, डेट, टाइम एंड वेन्यू ऑफ जर्नल मीटिंग टू पास रिजोल्यूशन फॉर मेकिंग। और कौन सा रिजोल्यूशन पास होगा जर्नल मीटिंग में, जल्दी से बताओ, एसआर, फॉर मेकिंग एप्लीकेशन टू आरओसी टू ऑब्टेन द स्टेटस ऑफ। उसके बाद फिर सेकेंड प्रोसीजर बाद में देखते हैं, द कंपनी सेल होल्ड द, क्या लिखे रखेगी, बोलिए, कब रखेगी, बोलिए, अपॉइंटेड टाइम, प्लेस एंड डेट एज पर द नोटिस कॉलिंग द सेटमेंट। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, उस जनरल मीटिंग में क्या पास किया जाएगा, स्पेशल रेजोल्यूशन। और उसी मीटिंग में शेयर होल्डर अथोराइज करेंगे डायरेक्टर लोगों को टू मेक द एप्लीकेशन टू आरओसी, आरओसी को अप्लाई, डायरेक्टर को अथोराइज कर देंगे कि आप लोग आरओसी को अप्लाई कर दो। उसके बाद फिर कंपनी फाइल करेगी, कौन सा फॉर्म, बोलिए, एमएससी 1 विथ आरओसी के पास, अलोंग विथ उस एमएससी 1 के साथ कॉपी ऑफ कौन सा रिजोल्यूशन अटैच करेंगे, स्पेशल रिजोल्यूशन। और फिर ऑन बीइंग सेटिस्फाइड विद द मेरिट ऑफ एप्लीकेशन आरओसी शैल इशू द सर्टिफिकेट इन द फॉर्म नंबर एमएससी 2। ये प्रोसीजर हो गई गवर्नमेंट स्टेट। तो हमारा एक टॉपिक खत्म हो गया गवर्नमेंट। अब अपन बुक जब आ जाएगी तो एक बार टिक कर लेंगे, कुछ नोट्स लिखने होंगे।